हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एक ऐसी संस्था की या ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता रही थी जो पूरे विश्व में उस समय शांति बहाली कर सके, और इस उद्देश्य की पूर्ति हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ में संभव हो पाई थी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विश्व के पटल पे यदि हम बात करते हैं इसके महत्व को लेकर के, तो वो आज भी पूरे विश्व में शांति बहाली का कार्य कर रहा है। फिर भी हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ही लेकर के राष्ट्रों के मध्य में राजनीति और राजनीतिक जो कूटनीति होती है वह विद्यमान रहती है, परंतु फिर भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का महत्व विश्व के पटल पे हमें दिखाई देता है, और ये सबसे बड़ी एक संस्था है जिससे विश्व के सभी राष्ट्र जो हैं वो जुड़े हुए भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों जैसे कि शांति स्थापना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की 7वीं धारा में उसके 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे यदि हम जितने उसके 6 अंग जो हैं या सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें फर्स्ट महासभा आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए महासभा का गठन किया गया था। अगर हम महासभा के संगठन की बात करते हैं तो यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग है। महासभा के सभी राष्ट्र सदस्य इसके सदस्य हैं। यह सभा केवल सिफारिश कर सकता है, निर्णय लेना इसका कार्य नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही मत होता है। महासभा का अधिवेशन सितंबर महीने में होता है जो कई महीनों तक चलता है। शत्रु राज्य भी इसके सदस्य बन सकते हैं। महासचिव महासभा के बहुमत की अथवा सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन को भी आमंत्रित कर सकता है। इस महासभा में कई समितियों का गठन किया जाता है तथा सभी समितियां महासभा का कार्य करती हैं। चार्टर के धारा 10 से 17 तक में महासभा के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यूएनओ का बजट स्वीकार करने का अधिकार भी होता है इसे प्राप्त। महासभा संरक्षण समिति को आदेश दे सकती है तथा उसके कार्यों का निरीक्षण भी कर सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक समिति के सदस्यों का चयन एवं उनके कार्यों को स्वीकृत करने की शक्ति भी महासभा के पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्तियां भी महासभा ही करती है। संघ के विधान में परिवर्तन महासभा के द्वारा की जा सकती है। यदि सुरक्षा जो परिषद है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में असफल रहती है तो सुरक्षा एवं शांति के मामलों पर महासभा विचार कर सकती है। अन्य जितने जो 6 अंगों में से अन्य जो इंपॉर्टेंट इसके अंग है या पार्ट जो रहा है यूएनओ का, वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य शांति एवं सुरक्षा का कायम रखना है तथा इस मामले में इस अंग का निर्णय जो होता है वह अंतिम होता है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा शेष सदस्य महासभा द्वारा 2/3 मत से 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस अंग के सदस्य के प्रतिनिधि स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में रहते हैं तथा लगातार बैठक करते रहते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो बैठकों के बीच 14 दिन का अंतराल होता है। इनके द्वारा कई कार्यों को संपन्न किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की जांच किया करते हैं और उन्हें निपटाने का भी प्रयास करते हैं। युद्ध होने की संभावना को रोकने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है। आक्रमण होने पर आक्रमणकारियों को दंडित करता है। यदि कोई कार्य किसी गुट हित के विरुद्ध होता है तो वह अपने निषेधाधिकार से उसे निरस्त कर सकता है। नए सदस्यों को संघ में प्रवेश कराने का कार्य भी सुरक्षा परिषद के पास ही होता है।
सुरक्षा परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करनी होती है। सुरक्षा परिषद के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो चार्टर की धारा 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना का भी है। सुरक्षा परिषद समझौते द्वारा समस्या का समाधान नहीं होने पर सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है। यूएनओ के चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार या वीटो का अधिकार भी दिया गया है। इसका उपयोग कर सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मामले के निर्णय को रद्द भी कर सकता है। यूएनओ के इम्पोर्टेंट जो अन्य पार्ट हैं 6 में से, उनमें से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है। यूएनओ की चार्टर की धारा 61 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि महासभा द्वारा निर्वाचित 18 सदस्यों का यह संगठन होगा, परंतु 1965 के संशोधन के बाद इसके सदस्यों की संख्या 27 हो गई है। इसके 9 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात परिषद से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है। मुख्य रूप से इसके द्वारा निम्न कार्यों को संपादित किया जाता है: मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता का आश्वासन प्रदान कर स्थायी विश्व शांति के अनुकूल वातावरण को तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी इसका कार्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भोजन एवं कृषि संगठन मिलकर विश्व की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है और उन पर महासभा में तथा विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत भी करता है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर किसी भी आक्रमण करने वाले देश पर आर्थिक दंड लाने में सुरक्षा परिषद को मदद करता है। किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का अधिकार भी इसे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अंग है यूएनओ का, उसके विषय में हम बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यूएनओ की धारा 92 के अनुसार आईसीजे या जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसका गठन किया गया है। चार्टर के अध्याय 14 से धारा 92 से 96 में इसके संगठन और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश का चयन 9 वर्षों के लिए होता है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम यहाँ पे आईसीजे के क्षेत्राधिकार के विषय में बात करते हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, इसमें पहला जो क्षेत्राधिकार आता है वह ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। धारा 36 के अंतर्गत वह सभी मामले जो संबंधित राष्ट्र इसके समक्ष रखते हैं उस पर विचार करना इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, किसी भी 2 राष्ट्रों के बीच विवाद हुआ हो परंतु दोनों राष्ट्र अपने पक्ष को उसके समक्ष रख रहे हों तो उस स्थिति में इस क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य किया जाता है। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, महासभा, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सौंपे गए मामलों के निपटारे हेतु प्रयास इस क्षेत्राधिकार के अधीन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अंग रहा है यूएनओ का वह है सचिवालय, या जिसे हम सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते हैं। यूएनओ के चार्टर के अध्याय 15 में अनुच्छेद 97 से 101 सचिवालय का वर्णन किया गया है। इसमें सचिवालय के प्रधान कार्यालय जो है वह न्यूयॉर्क, जेनेवा में स्थापित है या अवस्थित है। सचिवालय के महामंत्री की नियुक्ति का अनुमोदन सुरक्षा परिषद करती है। महामंत्री सुरक्षा परिषद को सुरक्षा एवं शक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाली स्थिति से अवगत करा सकती है तथा महासभा के नियमों के अनुरूप सचिवालय के कर्मचारियों को नियुक्त करता है। अब यदि यहाँ पे सचिवालय के कार्यों के विषय में हम बात करें तो सचिवालय को कार्य करने के लिए 8 भागों में विभक्त किया गया है। सुरक्षा परिषद से संबंधित विषयों का विभाग, सम्मेलन एवं सामान्य सेवाएं, प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाएं, आर्थिक विषयों से संबंधित विभाग, सामाजिक विषयों से संबंधित विभाग, न्याय विभाग,
लोक सूचना विभाग एवं ट्रस्टीशिप विभाग रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पार्ट रहा है यूएनओ का, वह है न्यास परिषद। यूएनओ चार्टर के अध्याय 12 में अनुच्छेद 75 से 85 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद को वर्णित किया गया है। पिछड़े देशों तथा क्षेत्रों के लिए न्याय पद्धति को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि में सहयोग करना तथा न्यास क्षेत्रों के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से विकसित कर उसमें स्वतंत्रता के प्रति जागृति लाने का कार्य इस परिषद का होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से कि स्वतंत्रता के प्रति जागृति लाने का कार्य इस परिषद का होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम यह देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन विश्व में एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जो वैश्विक शांति स्थापना में प्राथमिकता के साथ न सिर्फ कार्य कर रहे हैं बल्कि विभिन्न देशों के मध्य उत्पन्न समस्याएं चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवता से जुड़े रहे हों, इन्हें हल करने का हर संभव प्रयास भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप विश्व में शांति स्थापित कर सके, इस कार्य को सफल करने हेतु तथा अपने विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित कर सके, इसके लिए जिन अंगों का वर्णन किया गया है या हम कह सकते हैं कि जो गठन किया गया है उसके अधीन अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जाता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में और अधिक, तो हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में यदि हम आज देखें तो संपूर्ण विश्व ऐसे संघ की स्थापना के प्रति किन कारणों से विवश हुआ, या दूसरे शब्दों में हम यदि कह सके कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि में कौन से तथ्य और परिस्थितियां उपस्थित रही थी, तो वह हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित रहे थे या निम्नवत रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए युद्ध और युद्ध की विभीषिका जिम्मेदार रही थी। युद्ध के समय फासिस्ट विरोधी मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस के मध्य एक सहयोग का वातावरण तथा भाईचारे का और मित्रता का संबंध कायम हो गया था और उनके मध्य विद्यमान इसी फासिस्ट विरोधी युद्धकालीन सहयोग को वे कायम रखना चाहते थे। यही कारण है कि स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल जैसे नेताओं ने युद्ध के बाद आपस में विचार विमर्श कर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया था, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव कायम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा था कि युद्ध में करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। परमाणु बम के प्रयोग से अपार धन जन की हानि भी हुई थी। युद्ध की विभीषिका को यह स्पष्ट इससे हो गया था कि इससे किसी भी पक्ष का भला नहीं होने वाला है और यही कारण है कि सभी राष्ट्र एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाना चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति को कायम कर सके और युद्ध की स्थिति को भविष्य में उत्पन्न होने नहीं दे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध में लगभग 10,000 खरब डॉलर खर्च हो चुका था। युद्ध में शामिल राष्ट्रों में स्कूल, पुस्तकालय, लोगों के घर, सड़क, पुल, कारखाने सभी नष्ट हो गए थे। सच तो यह है कि युद्ध के उपरांत सभी राष्ट्रों में यह आवश्यकता अनुभव की गई थी कि अगर हम भविष्य में वैश्विक शांति स्थापित करना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन को स्थापित करने की जरूरत है। अमेरिका के डम्बर्ट ऑक्स शहर में अगस्त 1944 में बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल होकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा को स्थापित किया था। इस सम्मेलन में इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, जिस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति की स्थापना की जाए, सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग और सद्भावना की स्थिति घोषित किया जाए, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में विचार विमर्श करना और सद्भाव का माहौल जो है वह तैयार करना, साथ ही साथ ऐसे संगठन को स्थापित किया जाए जो सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग बना रख सके। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर
पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। 26 जून को 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ को एक वैधानिक स्थिति उसी समय प्रदान कर दिया था। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में इसके असेंबली की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अब यहाँ पे यूएनओ के यदि हम उद्देश्यों के विषय में बात करें तो इसका जो उद्देश्य रहा था वो विश्व शांति का रहा था या इसकी स्थापना का रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि में हमें यह दिखाई देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और युद्ध के उपरांत वैश्विक शांति की इच्छा तथा भविष्य में विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो उसे उपस्थित करना रहा था। इससे स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में एक ऐसी संस्था के रूप में सुसंगठित है जो कतिपय उद्देश्य एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आई है। अपने आज के इस विश्लेषण में हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों और वैश्विक शांति के उद्देश्य के सफलतापूर्वक परिचालन हेतु किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चार्टर रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके अनुसार जो वैश्विक कल्याण के जो उद्देश्य थे उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी उद्देश्य थे उन्हें निर्धारित किया गया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो उद्देश्य थे उसे निर्धारित किया गया था तथा उसे पूर्ण करने का प्रयास या उसको व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का वातावरण बनाए रखा जाए और किसी भी स्थिति में इस वातावरण को दूषित नहीं होने दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में भाईचारे एवं समझदारी के संबंध को स्थापित किया जाए और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण और मधुर संबंध की स्थापना की जाए और इसे बनाए रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर इस संस्था के द्वारा सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि हुए अपने जितने भी समस्याएं हैं उसका निदान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कर सके, चाहे वह समस्याएं सांस्कृतिक हो, मानवीय हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। इन सभी के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वातावरण को विकसित करना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि विश्व स्तर पर एक ऐसा दृष्टिकोण या एक ऐसी विचारधारा को स्थान दिया जाए जिसके अधीन सभी राष्ट्रों के लिए एक समान अधिकार और निर्णय लेने की व्यवस्था की जाए। यूएनओ की जो चार्टर रही है उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहा है, यह देखना कि किसी भी प्रकार से पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं हो। साथ ही साथ यूएनओ चार्टर का यह भी उद्देश्य रहा है कि वो किसी भी प्रकार से अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा हो, ये हुआ ही था इसी वजह से क्योंकि अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो सुपर पावर्स थे उनके द्वारा किया गया था। और आज भी हम विश्व में यह देखते हैं कि जितने भी सुपर पावर्स हैं उनके द्वारा अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ पे यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के विषय में तो ये भी रहा है कि सभी मनुष्यों के साधारण सामाजिक, आर्थिक, मानवीय अधिकारों को मान सम्मान, शान शौकत तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति आदर और सम्मान का दृष्टिकोण रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य रहा है वह अपने आप में एक वैश्विक शांति और सद्भावना को समावेशित किए हुए है। सच तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की व्यापक व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैग्ना कार्टा की तरह कार्य करता है जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के विषय में या उसके प्रस्तावना का यदि हम अध्ययन करें तो हमें यहाँ पे यह उल्लेख मिलता है जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। वह इस प्रकार से है कि हम संयुक्त राष्ट्रों की जनता ने यह निश्चय किया है कि भावी पीढ़ियों को इस युद्ध की पीड़ा
और कष्टों से बचाने का, जिसके कारण हमारे जीवन में 2 बार मानव जाति को अपार दुख भोगना पड़ा। आधारभूत मानवीय अधिकारों, मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री पुरुष तथा छोटे बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने का और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का जिनसे संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्व के प्रति एक सम्मान और न्यायपूर्ण नजरिया पेश किया जा सके तथा अधिक व्यापक स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति की ओर हम अग्रसर हो सकें। जीवन यापन के उत्तम मानदंड जीवन जीने के लिए स्थापित किया जा सके और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहनशीलता, अच्छे व्यवहार, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाई रखी जाएगी और संपूर्ण विश्व के निवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सदुपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्ना कार्टा है, जिसको मैंने अभी आप लोगों के समक्ष इसका जो हम कह सकते हैं जो क्रक्स या हार्ट रहा है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें कि हमें यह देख सकते हैं या हमें जानकारी मिलती है कि यूएनओ जो है वो लगातार उसका यह प्रयास रहा है कि जिस प्रकार से दोनों विश्व युद्ध के दौरान मानव जाति को लगातार हम कह सकते हैं कि बहुत ही धन जन की हानि उठानी पड़ी थी और इसी उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करता है और साथ ही साथ अभी विश्व में शांति बहाली का कार्य भी कर रहा है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यूएनओ से संबंधित इसे यहाँ विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को यूएनओ से संबंधित ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।